हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज का जो टॉपिक है वो है तंग चूड़ीदार पजामे। ये कैसे बनाने चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने फैब्रिक परचेज किया है, ये 3.25 मीटर फैब्रिक है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा श्रिंक भी करेगा और चूड़ियाँ भी डालनी है, इसलिए 3.25 मीटर आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। तो इसको हम बनाएंगे। अभी मैं आपके साथ क्लाइंट की मेजरमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। क्लाइंट की जो फुल लेंथ है वो है 40 इंचेस लेंथ है पूरी, और हिप मेजरमेंट जो है वो भी 40 इंचेस है। क्रॉस लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने हिप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, तो वो आ जाएगी हमारे पास क्रॉस लेंथ। जैसे 40 इंचेस को हमने 3 से डिवाइड किया तो 13.33 आ जाता है, तो हमने 13 इंचेस रखा है क्रॉस लेंथ। तो ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये चूड़ीदार पजामा बनाना है वो हमने एक बैग कंस्ट्रक्ट करना है। बैग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फैब्रिक को खोल लीजिए। फैब्रिक को खोल करके तो इसको इस तरह से इस तरह फोल्ड कर लीजिए इसको। सबसे पहले जो है हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे हमने, देखो इस तरह फोल्ड कर लिया हमने। एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर उठा लिया। तो इसको कॉर्नर को उठाने के बाद ये देखिए, तो इसको इस तरह मिला लेना। सबसे पहले तो हमने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद फिर ये जो फैब्रिक आएगा इसको इसके साथ साथ जो है ये सारा मिलाते जाना है। बहुत ही इजी टेक्निक है। कोई बाकी मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे कि नए न्यू कमर्स को तो समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। मेरे को लग रहा है कि आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। ऐसे करके चौड़ाई की तरफ से इसको उठाइए और इसके साथ ऐसे करके मिला देना। बस अब स्टिचिंग करनी शुरू कर देनी सारे तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे कॉर्नर फोल्ड करके तो स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। ऐसे पकड़ के फैब्रिक को एज एज से मिलाते हुए ये सारा जो है स्टिच कर लेना। मैं अभी आपको बताता हूँ कि फिर जब ये कॉर्नर आएगा तो कैसे हमने करना है। इस तरह से स्टिचिंग साइड साइड पे आराम आराम से करते जाना। कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे बाकी के मैंने देखा है सारे यूट्यूब के ऊपर। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। बड़ा आसान तरीका है ये बनाने का। कोई ज़रूरत नहीं फैब्रिक को ऐसे बायस में फोल्ड करके बनाने की। तो इधर से ऐसे करके घुमा लेना। अभी आपने ये स्टेप नोट किया होगा, तो फिर ऐसे चल पड़ना है जैसे मैंने आपको समझाया था। बस उधर तक पहुंच, जब वो फैब्रिक जो है विड्थ वाला खत्म हो जाएगा तो उसके साथ इस तरह से बस हमने फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना स्टिचिंग करना। देखिए जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे इस स्टेज तक, ये जहाँ फैब्रिक ये वाला जो फैब्रिक है इसको फिर यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसको ऐसे टर्न करते हुए और इसको इस तरह घुमाते हुए बस इस तरह से इसको घुमा लेना और फिर बैग जो है वो कंप्लीट कर देना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैग, फाइनल बैग कैसे दिखाई देगा। ये देखिए एंड में फिर वैसा ही कोना बन जाएगा। तो जब कॉर्नर पे आ गए तो फिर इसको
इस तरह मोड़ करके, और ये देखिए फिर वैसा ही कॉर्नर जो है वो ये बन जाएगा। कोई ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। तो इसको ना आसान करना या ना आसान करना, डिफ़िकल्ट करना, ये भी जो है बहुत मैंने देखा है, इसको आसान काम को भी डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और न्यू कमर बेचारा परेशान ही हो जाता है कि कैसे बनेगा, और कई तो हिम्मत शुरू में ही हार जाते हैं कि नहीं ये नहीं हमारे बस का काम नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब इस तरह ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है इधर, ये कटिंग कर देंगे ऐसे करके, तो चलिए ये हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एंड में जो बच गया, तो इसको हम काट देंगे। इसमें ये कोना थोड़ा सा एक्सेस हो गया था स्टिच करते करते, तो ये चलो इसको ऐसे कर दे। अब ये जो है इसको हम बैग में कन्वर्ट कर देंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ कि बैग में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये देखिए जैसे स्टिचिंग किया था बस वैसे वैसे ये कॉर्नर्स आ गए, इसको ऐसे करके, कुछ नहीं करना आपने, बस इसको ऐसे रख करके, तो ये जो इस तरह से एजेस बन रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएगा, और इसको इस तरह बिछा लीजिए। जो बीच में सिलवटें वगैरह आ रही है उसको आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, बस जितना हमारे को फैब्रिक चाहिए उतना आप वहाँ से एकदम से इसको ऐसे हैंड प्रेस कर लीजिए, ताकि चेक कर लें कि कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक या सिलवटें तो नहीं पड़ी। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन मिला लेनी है। जो मेजरमेंट्स है क्लाइंट के मेजरमेंट्स हैं वो है 40 इंचेस जो है वो हिप मेजरमेंट है। तो क्रॉच लेंथ के लिए हमने देखा कि हिप मेजरमेंट को 3 से डिवाइड कर देना है, तो वो हो गया 13.3 समथिंग, टू द नियरेस्ट होल नंबर बन जाएगा 13.5। तो 13.5 पे हमने निशान लगा दिया और एक सीधी लाइन लगा दी, तो ये हो गई लेंथ वाइज क्रॉच लेंथ जो है। तो इधर ऐसे ही आप एक फार्मूला देख लीजिए कि जो 13.5 ऐसे लेंथ में है, तो 13.5 इंचेस ही हमने ऐसे विड्थ में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, तो ये हो जाएगा। तो क्रॉच के कर्व के लिए, क्योंकि इधर से गारमेंट जो है थोड़ा सा मतलब टाइट नहीं होना चाहिए, तो हमने 1.5 इंच मार्जिन रख करके इसको बढ़ा दिया। तो दिस इंक्लूड्स हमारा सीम अलाउंस भी आ जाता है, तो 1.5 इंच हमने बढ़ा दिया, तो ताकि यहाँ से गारमेंट जो है वो टाइट ना हो। तो ये हमने निशान लगा देना। निशान लगाने के बाद फिर आप देखिए कि यहाँ से लेकर के एक ऐसे हल्का सा कर्व बना देना हमने, क्रॉच का जो ये कर्व है, तो इस तरह करके इसी लाइन के साथ मिला देना हमारे को। तो ये हमने मिला दिया। तो अब हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे को कितनी लेंथ चाहिए, हमारे को 40 इंचेस लेंथ है। क्लाइंट की जो मेजरमेंट है वो है 40 इंचेस लेंथ है। तो 40 इंचेस लेंथ के लिए यहाँ से स्टार्ट करना हमारे को। ये जो 2 इंच वाली लाइन है यहाँ से नहीं, जो ये वेस्ट वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ से लेकर के नीचे तक कितना होना चाहिए, 40 इंचेस। तो 5 इंच एक्स्ट्रा जो है वो चूड़ियों के लिए रखना चाहिए। तो ये 40 इंचेस हमने इधर, ये फोकस में नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह, हाँ ये देखिए। तो 40 इंचेस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 इंचेस पे हमने निशान लगा दिया। तो यहाँ से लेके 40 और नी मेजरमेंट जो है वो इसका हाफ हो जाता है। 40 प्लस 2 इंचेस या 3 इंचेस, 40 का हाफ हो गया 20 इंचेस, प्लस 2 इंचेस हो गया 22 इंचेस या 23 इंचेस पे मैंने निशान लगा दिया।
तो हमेशा याद रखिए कि जब हमने ये नी मेजरमेंट लगानी है तो जितना लेंथ है उसको हाफ कर लेंगे हम। हाफ करने के बाद 2 इंच बढ़ा देंगे। तो 2 इंच बढ़ाने के बाद ये आ गया 22। तो 22 या 23 इंच पे ये निशान लगा देना हमने नी लेंथ के लिए। तो फिर ये जो काफ लेंथ है फिर इसका हाफ हो जाएगा यहाँ से लेकर के नीचे बॉटम तक। तो ये मेजरमेंट है 17 इंचेस, तो इसका हाफ हो गया 8.5 इंच। तो यहाँ पे एक और निशान लगा देना हमारे को, तो ये आ जाएगा हमारे पास काफ लेंथ। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नीचे जो ये जो लेंथ है ये टोटल है 40 इंचेस लेंथ है। तो 5 इंच हमने और एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया है इसको चूड़ियाँ डालने के लिए। वो इधर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा अच्छी तरह से आप, पर ये मैंने आपको बता दिया कि 5 इंच मैंने बढ़ाया है चूड़ियों के लिए, पहले दिखाया था आपको मैंने। तो अब सारे जो पॉइंट्स हैं, अब ये तो लेंथ वाइज हमने पॉइंट्स लगा दिया। अब हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लगाने हैं हमारे को। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लगाने के लिए हेम पे हमने लगाया निशान 5 इंच पे, आधा इंच बढ़ा लिया हमने सीम अलाउंस के लिए, तो वो हो गया 5.5 इंच। फिर 2 इंच और बढ़ा देना हमने काफ लेंथ के लिए। तो ये बस फार्मूला ही आप समझिए कि हमेशा जब भी बनाना हमने फॉर ऑल फॉर एवरीबडी, तो ये 2 इंच हमने बढ़ा देना यहाँ से। तो यहाँ फिर काफ लेंथ कई बार ऐसे होता है क्लाइंट की, जैसे काफ है वो मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा है अगर, तो फिर काफ मेजरमेंट लेकर के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 14 इंच है काफ की जो मेजरमेंट है वो 14 इंच है क्लाइंट की। तो आधा इंच हमने सीम अलाउंस के लिए स्टिचिंग के लिए हमने रख दिया, तो वो हो गया 7.5 इंच। तो इसी तरह फिर नी लेंथ हो गया, फिर 2 इंच बढ़ा देना, ये आ गया 9 इंच। फिर आधा इंच हमने बढ़ा दिया तो वो हो गया 9.5 इंच। तो इसको इस तरह से मिला देना हमने। तो अब सारे पॉइंट्स को ऐसे करके निशान लगा दिया मैंने सारे पॉइंट्स को। तो इस तरह लेग शेपर के साथ इन सारे पॉइंट्स को मिला देना। इस तरह ऐसे मिला दिया और इसको इस तरह मिला देना और इसको इस तरह मिला देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये ऐसे है। सिर्फ जो हमारे को ये यहाँ से दोबारा से स्टिच कर लेंगे, यही दिखाई देगा जो जहाँ पे हमने जोड़ डाला है। तो बाकी देखो कहीं पे भी वो कोई भी इस तरह का कटिंग वाला निशान जो है वो नहीं आया। सिलाई वाला निशान जो जब हमने फैब्रिक को बायस पे घुमाया था, और बिल्कुल सेम देखो बिल्कुल कहीं पे निशान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल मेथड है स्टिचिंग करने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इधर हेम को स्टिच कर लेना। ये जो हमने रखा था मार्जिन स्टिचिंग करने के लिए, तो यहाँ से स्टिच कर लेंगे। और फिर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद क्रॉच लेंथ, ये जो यहाँ से जो क्रॉच है ये स्टिच कर लेंगे। तो जब हमने स्टिचिंग स्टार्ट की, सबसे पहले हमने ये जो जॉइंट्स है इनको डबल श्योर कर लेना है। डबल एक बार फिर स्टिचिंग कर लेनी है ताकि सीम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे यहाँ से। तो एक बार फिर जहाँ पे हमने पहले स्टिच लगाया था उसी के ऊपर दोबारा से स्टिच कर लेंगे। और इधर ही जॉइंट्स हैं
और कहीं पे भी जो है आपको जॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे। तो इधर और दूसरी साइड भी कोई सिलते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। नहीं तो बाकी मैंने यूट्यूब देखे हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे किसी भी मैटर को कि दूसरे नए फ्रेशर को तो समझना ही मुश्किल हो जाता है कि अब करना क्या है। ये कर लिया तो अब नीचे से हमने आधा आधा इंच जो है वो स्टिच कर देना है। पहले स्टिच करके रख लेंगे ताकि हमारा काम जो है ईजी हो जाए, क्योंकि कम इधर जो है वो रहता है फैब्रिक गुलाई में, तो स्टिचिंग करना मुश्किल हो जाता है अगर पहले स्टिच कर लें। तो इसलिए पहले हमारे को यही स्टिच करना चाहिए। तो 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते समय देखिए थोड़ा सा हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पहले इसको एक फोल्ड किया, फिर उसको दोबारा से फोल्ड कर लिया। तो नए कमर्स जो हैं वो अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करेंगे तो इतना एंजॉय करोगे आप स्टिचिंग। अब इसको इस तरह ऐसे करके एक बार बस ध्यान से देखना क्या करना, फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये हो गया एक साइड का, तो इसी तरह दूसरी साइड भी हमने स्टिच कर देना। ये देख लीजिए कि किस तरफ वो है, आपने किस तरफ ऊपर किस तरफ फोल्ड किया है, तो उसी तरफ आपने, ये नहीं कि उसको उल्टी तरफ कर दें आप। तो ऊपर से चेक कर लेना है आपने, जहाँ पे जोड़ डाला था वो कहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसको वैसे कॉटन फैब्रिक है, हैंडल करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरह करके हमने ये स्टिच कर लिया। चलिए दोनों जो है ये हमने स्टिच कर लिया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देंगे। और इसको जब आपने स्टिच करना है ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे सीधा ऐसे नहीं स्टिच करना, 1/2 इंच का ऐसे रख करके। तो इसको इस तरफ करके, चाहे बिल्कुल 1 पाँव की दूरी रख ली इधर, तो इसको इधर ऐसे कर्व में करना है ताकि पहनते समय कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए इसको ऐसे कर्व करके तो अब लेके जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ऐसे रखा, ऐसे रखा, और इस तरफ इधर से डबल स्टिच कर लेंगे। तो इसको ऐसे करते हुए इसको ऐसे मिलाते जाइए और स्टिच करते जाइए। एक मैं और आपको टेक्निक बताऊंगा अभी कि हमने इसको कैसे फाइनल कैसे इसको करना है। और ये आप हमेशा जब भी आप सलवार बनाएं, पजामे बनाएं, कुछ भी बनाएं, इस तरह अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको कोई परेशानी क्लाइंट की तरफ से कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। नहीं तो होता है खींच पड़ती है, ऐसे है, फिटिंग ठीक नहीं है, वो नहीं आएगा। ऐसे जब आपने स्टिच कर लिया
फिर इसको इस तरह से खींच लें। तो जो कोई धागा टूटना होगा वो टूट जाएगा। और फिर ऐसे खींच करके, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप यूज़ करेंगे तो मेरे को याद करेंगे। इसको ऐसे करके तो फिर दोबारा से एक बार फिर स्टिचिंग कर लें इसी लाइन के ऊपर। बैक टैग करके तो इसी लाइन के दो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टू बी डबल श्योर कि कहीं जो है पहनते समय सीन्स खुल ना जाए। तो ये कोशिश करनी चाहिए आपको कि हमेशा 2 लाइंस में स्टिचिंग करें। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है पजामा तो। क्योंकि मेरे को साथ साथ समझाना होता है इसलिए टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको ऐसे कर लिया। अब दूसरी साइड भी इसको ऐसे कर लेंगे। इस तरह फोल्ड मिलाते हुए और इस तरह कॉर्नर में ऐसे राउंड शेप देते हुए अब सीधे सिलाई लगा दें, आधा इंच की दूरी मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हमने हाफ इंच सीम अलाउंस रखा हुआ है। तो हाफ इंच रखते हुए इधर से आप नोट कर सकते हैं हाफ एन इंच। तो इस तरह स्टिच करते जाएं। अब आपने क्या करना है, एक लेग को ऐसे सीधा कर लेना है और जिसको सीधा किया आपने, ये दूसरी जो लेग है जो अभी ऐसे है, तो इसको इसमें डाल देना है। जिसको सीधा किया हमने उसको इसमें इस तरह डाल देना। डाल करके और फिर यहाँ से क्रॉच लेंथ को मिलाते हुए यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह ऐसे करते हुए स्टिच कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इलास्टिक कैसे डालना चाहिए। तो ये 1 इंच का इलास्टिक है। इलास्टिक क्लाइंट की वेस्ट जो है वो है 29 इंचज़ या 30 इंचज़। तो उसमें से हमने 5-6 इंच कम कर लेना है, तो वो हो गया 26 इंचज़। तो 26 इंचज़ जहाँ पे है उधर हमने निशान लगा लेना है। एक इधर चौक के साथ 26 इंचज़ पे निशान लगा लेना है और इसको ऐसे पकड़ के और इसको इस तरह से पकड़ के और इस तरह से एक बार ये देख लीजिए आप। इस तरह रख के और इस तरह फिर हमने फोल्ड कर देना इसको। तो पहले हमने इधर स्टिचिंग करना है, इधर सीम अलाउंस ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए एक ऐसे इस तरह इलास्टिक को होल्ड करने के लिए
इस तरह निशान लगा दें। फिर इसको ऐसे करते थोड़ा सा मार्जिन ऊपर छोड़ते हुए इसको इस तरह पकड़ लेना। अब इलास्टिक जो है हिलेगा नहीं यहाँ से। एक्स्ट्रा धागे जो होते हैं साथ साथ काट लो तो बहुत आसानी रहती है, नहीं तो बाद में ये जो है दिखाई देते रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इसको प्रेशर फुट जो है ये पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जब हमने स्टिच करना है तो ये चेंज कर लो। तो इसको इस तरह से ये लगा दिया है। कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा। और ये देखिए अब ये इस तरह का प्रेशर फुट लेना ताकि ये जो है ये इस तरफ इसकी मार्जिन जो है ये इस तरफ आए। हाँ चलिए, अब इस तरह इसको ऐसे करते करते खींचना नहीं फैब्रिक को, क्योंकि बायस है ये फैब्रिक, खींचेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। तो इसको इसके साथ साथ ले जाते तो ये अपने आप जो है अपनी ये जगह बना लेता है। ये देखो बहुत आसान तरीके से स्टिचिंग जो है हो जाएगी। बस फैब्रिक को खींचना नहीं, बायस फैब्रिक है, इसको बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये प्रेशर फुट बहुत काम की चीज़ है, इसको इस तरह से साथ साथ ले जाते स्टिच करते जाना। कोई सिलवटे कोई ऐसे खींचना नहीं, बायस फैब्रिक खींच बहुत जल्दी जाता है, बस ये आपने ध्यान रखना है। न्यू कमर्स जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फोल्ड करते करते और साथ में पिन्स लगाते जाओ ताकि ये हिले ना। और कई बार ऐसे होता है स्टिच करते करते ये एक्सेस हो जाता है फैब्रिक, और फिर क्योंकि घूम जाता है, बायस पे होता है ये, तो फिर संभाला नहीं जाता न्यू कमर से। तो इसलिए पहले ही पिन्स लगा लो। पिन्स लगाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे करके सब जगह थोड़ी दूरी पे पिन्स लगा ली, फिर स्टिचिंग करते समय हमारे को बहुत आसानी होगी और आराम से जो है हम स्टिच कर पाएंगे। ये देखिए कितना इजी हो जाता है हमारा काम, पिन्स लगाने से एकदम कंट्रोल में आ जाता है सब कुछ। और फैब्रिक को साथ साथ ऐसे फोल्ड करते जाइए और इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ नीचे ये फैब्रिक को थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके ताकि फील हो जाता है हमारे को ये, और इस तरह धीरे धीरे इलास्टिक के साथ साथ स्टिच करते जाइए। बहुत जल्दी काम हो जाता है ऐसे, एक तो नीटनेस भी हो जाती है। और स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, फिर ये जब इलास्टिक नहीं लगता परेशान हो जाता है कि मेरे को खुद बैंड जब मेरे को लगाना होता था तो इतने मुश्किल लगती थी, क्योंकि कोई समझाने वाला ही नहीं है कि लगाएं कैसे। क्योंकि प्रोफेशनल जो यूट्यूब पे समझाते हैं वो उनको तो आता ही है काम, वो तो टेलर्स हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी तरह से समझाऊं ताकि कोई जो नया बंदा है, अच्छा जिसको स्टिचिंग आती है वो क्यों सीखेगा यूट्यूब से, जो वही सीखेगा जिसको नहीं आती। तो उसके सामने हम तेज़ से अगर हम अपना स्किल दिखाने की कोशिश करें कि देखो हम कितनी तेज़ स्टिच करते हैं, वो तो कोई सेंस नहीं बनती। तो धीरे धीरे मैं स्टिच कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे को ये जो है इलास्टिक लगाना चाहिए, कोई परेशानी भी ना हो और नीटली लग भी जाए एक ही बार। कितना भी कोई फ्रेश हो, चाहे पहली दफ़ा स्टिच कर रहा हो इलास्टिक, फिर भी वो मुझे पूरे यकीन है, गारंटी है कि उसको भी कोई परेशानी नहीं आएगी इलास्टिक स्टिच करते समय। अच्छा अब आप देखिए
इसको ऐसे करके पुल कीजिए और जहाँ पे हमने निशान लगाया था 23 इंचेस पे, और जब तक निशान दिखाई नहीं देता इसको खींचते जाइए। तो देखिए जहाँ पर वो निशान आया था, ये हमने निशान लगाया था, तो इसके ऊपर इस तरह रख करके इस तरह स्टिच कर लेना। अब वहां से निकाल, जहाँ पे हमने फिक्स किया था वहां से हमने निकाल लेना है, वहाँ लगे नहीं रहने देना उसको। और इस तरह ये कटिंग कर दिया हमने, और इसको फिर ऐसे करते हुए बाकी का ये जो बच गया इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए कितने आसान तरीके से जो है इलास्टिक डाल दिया। तो ये अब इसको सिक्योर कैसे करना है, ये जहाँ पे ये है हमारे क्रॉच वाली लाइन, पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। पहले इसको ऐसे इलास्टिक को 2-3 दफ़ा ऐसे कर लें, बैलेंस कर लें, और फिर जहाँ पे ये जो क्रॉच वाली लाइन है यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। एक इधर कर दिया, तो फिर एक इधर पीछे की तरफ सिक्योर हो जाएगा ऐसे लास्ट में। इसके ऊपर वो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार ना इलास्टिक भी कम छोटा बड़ा करना पड़ जाता है, तो फिर अगर हमने इस इलास्टिक के ऊपर अगर हमने सिलाई लगाई है ना, तो फिर उसको उधेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलास्टिक चेंज करना, कभी इलास्टिक ही चेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए ये जो मेथड है ये मेरे को बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने सिक्योर कर दिया हमने इलास्टिक। अब ये हिलेगा नहीं। ऊपर भी लाइन इसीलिए लगाते हैं कि इलास्टिक जो है हिले ना। और फिर ऐसे करके बैलेंस करके और साइड पे भी लगा देते हैं, एक एक लाइन जो है साइड पे लगा देते हैं और सिक्योर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करने की जरूरत, हल्का हल्का सा एक बार स्टिचिंग कर लें इधर, यही काफ़ी है। और इसके ऑपोजिट इधर लगाएं और इसके ऑपोजिट इधर पकड़ के बस ये देख लेंगे गैदर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। चलिए इलास्टिक डाल दिया हमने और सिक्योर भी कर दिया, और कितनी जल्दी देखिए ये हमारे पास पैजामी बनके तैयार हो गए। जब भी आप गारमेंट स्टिच करते हैं तो प्रेस करना मत भूलिए, सबसे ज़रूरी होता है प्रेसिंग। फर्स्ट प्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह बिछा करके तो आयरन कर लीजिए। ये देखिए फाइनल शेप जो है पैजामे की इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी।